हाय गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर पोएम्स एंड पैनकेक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर अशोक मित्रन ने लिखा है। तो पैनकेक्स जो है वो एक मेकअप के ब्रांड का नाम है जो कि जेमिनाई स्टूडियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता था। तो जो जेमिनाई स्टूडियोज़ का जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो उस स्टूडियो की बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे था। जो मेकअप रूम है वहाँ वो बिल्कुल एक हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स थी और बहुत सारे एंगल्स में लगाए हुए बड़े बड़े कम से कम आधा हाफ डज़न यानी कम से कम भी 6 बड़े मिरर्स लगे हुए थे। और वहाँ पे इनकेंडेशन लाइट्स थी। इनकेंडेशन लाइट्स के अंदर एक वो होते कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पर जो भी लोग मेकअप कराने जाते थे उनको कितनी ज़्यादा गर्मी और कितनी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन से बेयर करना पड़ता था। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट है वहाँ उसका जो फर्स्ट हेड था वो एक बंगाली था, जिसके बाद वहाँ का हेड एक महाराष्ट्रन बना, उसके बाद एक धरवार कन्नड़ी का बना, उसके बाद एक मद्रास नहीं सॉरी उसके बाद जब ये महाराष्ट्रन बना तो महाराष्ट्रन का जो असिस्टेंट जो उनको असिस्ट करते थे वो एक धरवार कनेडी का था, एक आंध्रा से था, एक मद्रास से था, एक इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज़ था और कुछ तमिल के लोकल लोग थे जो इस महाराष्ट्रन को असिस्ट करते होते थे। तो ये शो करता है कि जो जेमिनाई स्टूडियोज़ है वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि सभी पूरे देश से लोग अलग अलग जातियों के लोग जो है मिल के काम करते थे। तो एक तरीके से जो ऑथर है वो एक मजाक करता है कि इससे पहले कि एआईआर या दूरदर्शन जो है नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर शोज़ ब्रॉडकास्ट करे, जेमिनाई स्टूडियोज़ में नेशनल इंटीग्रेशन बहुत पहले से थी। फिर वो एक मजाक वैसे एक और बनाता है कि जो जेमिनाई स्टूडियोज़ के अंदर जो मेकअप करते थे वो किसी भी डिसेंट लुकिंग किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को एक गंदा भद्दा मॉन्स्टर बना सकते थे अपने मेकअप के साथ और कई सारे पोशंस और लोशंस यूज़ करके। उन दिनों जो है शूटिंग मोस्टली इंडोर होती थी और कुछ ही थोड़ी सी 5% शूटिंग ही जो है बाहर होती थी। तो जो जेमिनाई स्टूडियोज़ हैं वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ को अगली बनाया जाता था। तो जो मेकअप है उसको ऑथर कहते हैं कि उससे लड़के और लड़कियां जो है अगली दिखते होते थे और वो सोचते हैं कि शायद उनको अगली इसलिए बनाया जाता था ताकि वो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेबल लग सकें। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्की थी, यानी कि एक अच्छा कौन टॉप लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, कौन क्या करेगा, सबका काम डिवाइडेड था और एक हायरार्की थी, यानी कि एक चेन ऑफ कमांड। हायरार्की का मतलब बेसिकली होता है चेन ऑफ कमांड। तो जो चीफ मेकअप मैन था वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को गंदा दिखाता होता था, अगली बनाता था। जो असिस्टेंट था, सीनियर असिस्टेंट था, वो सेकंड हीरो और हीरोइन और सेकंड हीरो और हीरोइन को जो है अगली बनाता था और जो जूनियर असिस्टेंट है वो मेन कॉमेडियन को, और जो क्राउड होता था वो ऑफिस बॉय संभालता था। तो वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि जिस दिन भी कोई क्राउड शूटिंग होती थी उस दिन आप जो ऑफिस बॉय है उसको देख सकते थे कि वो एक बड़े से वेसल के अंदर अपना पेंट मिलाता था और सारे क्राउड का मुंह एक ही जैसा मतलब मेकअप लगा देता था। स्लैपिंग मीन्स रफ मेकअप। अगर क्राउड जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन एक्टर एक्ट्रेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लीडिंग रोल्स होते हैं। जो क्राउड होता है उसका तो आप एक जनरल मतलब फटाफट मेकअप वाली बात होती है कि बेकार सा कुछ भी कर दिया। तो जो मेकअप होता था उसका जनरल आइडिया बस ये होता था कि शक्ल पे कोई पोर्स ना हो, सब कुछ जो है एकदम क्लीन और क्लियर लगे। और वो कहता था जो हमारा ऑफिस बॉय था वो एग्जैक्टली एक बॉय नहीं था, वो अपनी 40s के अंदर था, जो कि जेमिनाई स्टूडियो एक टॉप का एक्टर बनने या फिर स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या लिरिक राइटर बनने आया था। तो जो ऑथर है उन दिनों वो एक क्यूबिकल में यानी कि एक छोटे से रूम में इतने से क्यूबिकल में काम करते होते थे और उनको जब भी कोई देखता होता था कि वो अपने डेस्क के ऊपर अखबार फाड़ रहे हैं तो सबको लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे। जो ऑथर उनका काम था कि अखबार को फाड़ के उनकी कटिंग्स को लगाना, उनको मतलब कटिंग्स जो अपने जेमिनाई स्टूडियोज़ की काम की या किसी भी चीज़ की जो कटिंग्स हैं उनको संभाल के रखना। तो कोई भी उनको देखता होता था, इवन तक कि बॉस भी, तो उनको यही लगता था कि यही कुछ भी नहीं कर रहा। और जब भी किसी को फील होता था वो उनके क्यूबिकल में घुसा जाता था और उनको लेक्चर देता था कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम और भी बेटर काम कर सकते हो। फिर वो कहता है कि उसको एक ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है जहाँ पर बार्बर्स या परवर्ट्स काम कर सकते हैं। तो उस टाइम जो अशोक मित्र है ना वो कहते हैं कि मैं प्रे कर रहा था कि काश कोई क्राउड शूटिंग हो जाए ताकि मुझे इससे बचा सके, क्योंकि क्राउड शूटिंग होगी तभी ऑफिस बॉय को काम पर जाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि जो ऑफिस बॉय था उसका जितना भी गुस्सा था वो सारा सिर्फ एक पर्सन के ऊपर लगाया हुआ था जिसका नाम था कोटमंगलम सुब्बू। जो सुब्बू था वो जेमिनाई स्टूडियोज़ के अंदर सेकंड रैंक पर था और उसको भी इतनी कोई उसको कोई इंकरेजिंग ओपनिंग नहीं मिली, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इवन तक कि जो ऑथर है उसको लगता है कि शायद सुब्बू को
ऑफिस बॉय से भी कम बेटर ट्रीटमेंट मिला हो, लेकिन फिर भी उसने जो, क्योंकि उस टाइम जब वो आया था उस टाइम कोई एस्टैब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ नहीं थी, कोई स्टूडियोज़ नहीं थे, और एजुकेशन के मामले में भी शायद ऑफिस बॉय बेटर ही होगा सुब्बू से। बस सुब्बू के पास ये वर्च्यू था कि वो एक ब्राह्मण था और शायद उसको बेटर सिचुएशंस मिली हों टू लिव इन देन द ऑफिस बॉय। और जो सुब्बू था उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक था कि वो हमेशा खुश दिखता था। अगर वो उसने कोई फ्लॉप फिल्म में काम किया वो तब भी खुश होता था, और वो सबकी मतलब हेल्प करने के लिए बहुत ही रेडी था। और जो उसकी लॉयल्टी है, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हमेशा सबके लिए कोई काम होता था, क्योंकि वो खुद से कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। लेकिन वो इतना लॉयल था कि जो है उसने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी अपने लिए। वो स्पेशली ऐसा था जैसे उसको बनाया ही इसलिए गया हो ताकि वो मूवी बना सके। वो जैसे उसको कोई कमांड दी जाए वो उसी वक्त इंस्पायर हो सकता है। तो एक बार कि वो एक एग्जांपल देता है जो ऑथर है कि एक बार अगर प्रोड्यूसर कहता है कि एक चूहा था जिसने एक ना शेरनी से ना लड़ाई करी और उस पानी के अंदर, और उसके बाद शेरनी को मार दिया, और उसके बाद उसको उसके शेरनी के बच्चों पे है ना तरस आ जाता है, और वो उनको ना ध्यान रखता है, उनको पाल पोस के बड़ा करता है। तो प्रोड्यूसर कहता है मुझे नहीं पता मैं सीन कैसे करूँगा। तो जो सुब्बू है वो एक ऐसे अजीब और इम्पॉसिबल सीन को भी करने के 4 तरीके निकाल सकता है कि किस तरह उस चूहे ने उन बच्चों का ध्यान रखा। और उसके बाद अगर जो प्रोड्यूसर है वो कह दे कि ये इतना अच्छा नहीं है, तो सुब्बू उसी वक्त और 14 तरीके निकाल सकता है उस सीन को करने के लिए कि ये सीन कितना इम्पॉसिबल और कितना ही स्टूपिड है कि कोई ड्रैट किसी टाइग्रेस से कैसे जीत सकता है। बट फिर भी सुब्बू इतना टैलेंटेड था कि वो उसको करने के लिए भी इतने सारे तरीके ढूंढ सकता था। तो जो सुब्बू है उसको एक तरीके से एक ऐसा इंसान माना जाता है जिसने जेमिनाई स्टूडियोज़ को डायरेक्शन और डेफिनेशन दिया उसके गोल्डन ईयर्स के अंदर। वो एक पोएट भी था जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म की पोएम्स कर सकता था, लेकिन वो जानबूझ के जो है ईजी और मोर ईजी टू अंडरस्टैंड पोएम्स करता था ताकि वो लोगों को उसको सुना सके, ज़्यादा लोग उसकी पोएम्स को एंजॉय कर सकें। पर जो उसके लिटरली टैलेंट था वो ओवरशैडो हो गया था उसकी एक्चुअल एक्टिंग के अंदर। जो उसका सक्सेस था उससे उसके क्रिटिक्स का ये मानना था। उसने एक कई जो है स्टोरीज़ भी लिखी हैं, एक नॉवल लिखा है ये थिलाना मोहनम्बल, आई गेस थिलाना मोहनम्बल। एंड वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर था, लेकिन वो कभी भी ये नहीं ट्राई करता था कि उसको लीड रोल मिला जाए। पर जिस भी रोल के अंदर वो होता था वो हमेशा जो है लीड रोल से भी बेटर एक्टिंग करता था। और वो हमेशा सबके लिए वो बहुत ही स्वीट इंसान था, बहुत ही काइंड था। उसके घर में कई सारे उसके डिस्टेंट रिलेटिव्स वगैरह रहते थे और वो उन सब का ध्यान रखता था, और कभी उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ, कभी बुरा भी नहीं लगा। मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो सुब्बू है काफ़ी चैरिटेबल और काफ़ी लविंग इंसान था, और यकीन नहीं होता कि उसका भी कोई दुश्मन हो सकता है। ऑफिस बॉय जो है उसको अपना दुश्मन मानता है, और जो क्योंकि वो शायद इसलिए जेलस है क्योंकि जो सुब्बू है वो बॉस से ज़्यादा क्लोज़ है। उसके बाद जो है एक लॉयर होता था वहाँ पे जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था। वो लीगल एडवाइज़र था, लेकिन कोई उसको लीगल एडवाइज़र मानता नहीं होता था। एक टाइम की बात है कि वहाँ पे एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस काम कर रही थी जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होता था। तो एक दिन उसका ना मतलब गुस्सा छूट गया और वो बहुत उल्टी सीधी उसने बातें बोली, और सभी बहुत दंग हो गए उसकी बात सुन के। तो जो लॉयर है उसने आराम से जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है ना उसको ऑन कर दिया था, और जब एक्ट्रेस जो है सांस लेने के लिए रुकी तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग वापस प्ले कर दी। उसने ज़्यादा कुछ बुरा बोला नहीं था, लेकिन फिर भी कंट्री साइड से आई हुई एक लड़की जो एक्ट्रेस बन गई, जिस सोसाइटी में उसको जितने सोफिस्टिकेटेडली रहना था उसके अकॉर्डिंग वो फिर भी बहुत ही बुरा बिहेवियर था। तो वो बड़ी हैरान हुई एकदम से, मतलब उसको समझ नहीं आया कि अब ये हुआ क्या, कैसे मेरी आवाज़ एकदम रिकॉर्ड हुई। और उस दिन जो है उस लॉयर ने उस एक्ट्रेस का करियर ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो कभी उस चीज़ को इससे रिकवर नहीं कर पाई और उसका एक्टिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो जो अब जो लॉयर था वो वहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों से कैसे अलग था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के बाकी लोग थे वो खादी धोती पहनते होते थे और एक ओवरसाइज टेलर्ड खादी शर्ट पहनते होते थे, जहाँ की एडवाइज़र जो है वो पैंट और टाई पहनता था और कभी कभी कोट भी पहन लेता था। वो ऐसा लगता जैसे कि कोई अलोन अकेला और मतलब बेचारा सा आदमी है, जो कि वो उसको अकेला और हेल्पलेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सब ड्रीमर्स थे, वो सब इमेजिनरी लोग थे, और
लॉयर को एक तरीके से मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक माना जाता था, और वो गांधीज और खदाइट्स के अंदर बीच में अटक के रह गया था, बिकॉज वो एक सोफिस्टिकेटेड इंसान, एक लॉजिकल इंसान है, और वो एक इमेजिनरी मतलब ड्रीमी लोगों के बीच में आकर फंस गया हुआ है। फिर एक दिन जो बॉस है उन्होंने कह दिया कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया जाए, और शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई लॉयर है उसने अपना काम इसलिए खो दिया क्योंकि जो स्टोरी डिपार्टमेंट है यानी कि राइटर्स हैं उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया था। तो ये काफ़ी हिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ हुई है। उसके अलावा तो जो जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं वो सारे जो हैं गांधी जी को बहुत मानते थे, और उनको वो सब खादी पहनते थे, पर वो सिर्फ गांधी जी को वैसे उनको पसंद करते होते थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट एक चीज़ जिनसे उन सबको नफरत थी वो था कम्युनिज़्म। उनको लगता था जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो गॉडलेस लोग हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को मारने से भी कतराते नहीं हैं, वो सिर्फ दुनिया में वायलेंस और मतलब उधम मचाने के लिए आए हैं, और उन लोगों को वो इनोसेंट लोगों को मारते होते थे। उस टाइम साउथ इंडिया के सभी लोगों का यही थॉट था। तो एक बार ये जो फ्रैंक बकमैन्स मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी जो है 200 लोगों को लेकर मद्रास पहुंची, तो उनको इंडिया के अंदर जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया होस्ट नहीं मिल सकता था, बिकॉज जो ये है एक तरीके से ये MRA जो थे ये नॉन कम्युनिस्ट यानी कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक तरीके की आर्मी बनाई गई थी। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर तो ऑलरेडी किसी को कम्युनिज्म पसंद नहीं है, तो ये बहुत ही वार्म वेलकम दिया गया इनको। उनको किसी ने एक इंटरनेशनल सर्कस भी कहा, इवन दो कि वो ट्रपीज़ पे इतने अच्छे नहीं थे। ट्रपीज़ इज़ समवन जो कि हवा के अंदर बाल लटके होते हैं, उसके ऊपर करतब दिखाते हैं, और अलग अलग अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और उनको एनिमल्स के बारे में भी अपने ज़्यादा नहीं पता था, पर उन्होंने अपने 2 प्लेज वहाँ पर करे थे जिसका नाम था जॉटम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और वो इतने प्रोफेशनल प्लेस थे कि सब लोग बहुत ही शॉक हो गए। और मद्रास में वो प्लेस कई बार दिखाए गए, और जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने भी कम से 600 लोगों ने भी कई बार वो प्ले बहुत बार देखा। और जब वो एक बार चले गए यानी कि जो MRA जब वो चले गए, उसके बाद जो तमिल प्लेज हैं वहाँ पर सनराइज़ और सनसेट का जो एक सीन है वो हमेशा दिखाया जाने लगा, जो जॉटम वैली में करा था उन्होंने, यानी कि एक इन्फ्लुएंस आया इंटरनेशनल तमिल प्लेस के अंदर। और उसके बाद ये जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो MRA है वो इंटरनेशनल वो कम्युनिज़म के अगेंस्ट था। तो जो मिस्टर वसन है वो बड़े लोग जो इतने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सभी इसके अंदर पार्ट ले रहे थे। तो जो MRA के जो 7 लोग आए थे वो कम से कम भी 200 लोग थे, और 20 नेशनलिटीज़ यानी 20 अलग अलग नेशन से आए हुए हर साइज़ और उसके थे, और वो बिल्कुल अलग थे उन क्राउड प्लेयर्स से जो कि अपनी लाइनों में खड़े होकर वेट करते थे कि उनके ऊपर थिक मेकअप का लेयर लगाया जाए, यानी कि उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म एक डिफ्रेंसिएशन थी रैदर देन जो क्राउड प्लेयर्स हमारे यहाँ थे। कुछ टाइम बाद जो है एक बार मद्रास के अंदर तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर फ़ोन बजा, और जो पूरी एक मतलब शूटिंग का स्टेज था उसको खाली करवा दिया गया, और इंग्लैंड से एक पोएट आया। तो उस टाइम जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था उनको ज़्यादा पता नहीं था, उनको जहाँ तक पता था उनको वर्ड्सवर्थ का नाम पता था और टेनिसन का नाम पता था। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उनमें से उनको कीट्स का, शेली या बायरन का नाम पता होगा, और कुछ 1 या 2 होंगे जिन्होंने कभी एलियट का नाम सुना होगा। लेकिन जो आज पोएट आने वाला था उनको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर एक ने कहा कि वो कोई पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है इंग्लैंड के अंदर, और इसकी वजह से जो मिस्टर वसन है उसको इतना बड़ा रिसेप्शन, इतना बड़ा वेलकम दे रहे हैं, क्योंकि जो मिस्टर वसन थे वो भी एक तमिल वीकली के आनंद विकटन के एडिटर थे। तो उसके बाद जो है जब वो पोएट वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखते हैं कि वो एक काफ़ी टॉल मैन था और बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश था, यानी कि उसके मैनरिज्म और उसका बिहेवियर वगैरह काफ़ी इंग्लिश लोगों की तरह था, और बहुत ही अननोन था, यानी किसी को भी नहीं पता था वो इंसान है कौन। मिस्टर वसन जो है बहुत लंबी स्पीच देते हैं जिसके अंदर वो सब कुछ बिल्कुल जनरली बोल रहे होते हैं, जिससे ये लगता है कि जैसे कि मिस्टर वसन को भी उन पोएट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उन्होंने बस रैंडम वर्ड्स कुछ डाल रखे थे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, किसी को समझ नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहे हैं। फिर वो बोलना शुरू होते हैं, उस टाइम जब वो एड्रेस करना शुरू होते हैं तो उनको कभी इससे पहले शायद इतनी हैरान और इतनी शांत ऑडियंस नहीं मिली होगी, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो
पोएट बोल क्या रहा है। और उनका एक्सेंट जो था इतना वियर्ड था, क्योंकि जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो बचा कुछ अंडरस्टैंड करने का कोई अटैम्प्ट भी होना था वो भी नहीं हो पाया, बिकॉज़ किसी को उनका एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा था। और 1 घंटे तक बोले, 1 घंटे तक बोलने के बाद वो चले गए। और जो पूरा क्राउड था वो इतना हैरान और इतना कन्फ्यूजन में था कि हुआ क्या, किसी को समझ ही नहीं आया। और शायद जो पोएट था वो भी बहुत कन्फ्यूज़ हुआ होगा, क्योंकि उसको कभी इतनी एक्सप्रेशनलेस और इतनी कन्फ्यूज्ड ऑडियंस नहीं मिली होगी। और जो उस पोएट की जो एंट्री थी, यानी कि उस पोएट जो वो पोएट आया था जेमिनी स्टूडियोज़ में, किसी को नहीं पता कि उसके आने की वजह क्या थी, और वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गया। तो जो जो ऑथर है उन्होंने इनको टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके दिमाग में एक बात फिट हुई कि जो प्रोज राइटिंग है, यानी कि जो स्टोरीज़ लिखते हैं उनका, वो एक जीनियस का काम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे इंसान का है जो कि बहुत ही पेशेंट और बहुत ही परसिस्टेंट और बहुत ही परजर्विंग है। यानी कि जो कि मतलब एक काम को बार बार कर सके, कि अगर एक काम कर रहा है फिर वो ठीक नहीं लगा तो उसको फाड़ के दोबारा से शुरू करना। तो कोई जीनियस कोई स्टोरी नहीं लिख सकता, बल्कि एक ऐसा इंसान लिख सकता है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और परसिस्टेंट है। फिर एक जो हिंदू जो एक वीकली थी उसके अंदर एक अनाउंसमेंट हुई एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पे। अब वो एक फिर से एक मजाक करते हैं कि एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट कॉर्नर पे, एक अनइम्पॉर्टेंट पेज के ऊपर एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट थी कि एक स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक ब्रिटिश पीरियोडिकल ने, द एनकाउंटर नाम के एक ब्रिटिश पीरियोडिकल ने जो है एक स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट है वो करा है, लॉन्च किया है। तो जो राइटर थे वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा इसके बारे में जान लूँ इससे पहले कि मैं कोई अपनी स्क्रिप्ट पोस्ट करूँ, क्योंकि वो पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते थे इंग्लैंड में कोई स्क्रिप्ट पोस्ट करके। तो वो लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पर अब जो है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लाइब्रेरी में अगर इंडियंस जाएँ तो वहाँ पे वो ऐसा लगता है जैसे कि एक अनवेलकम टेरिटरी के अंदर घुस रहे हो, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं था। अब वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे द एनकाउंटर है, वहाँ पे वो वहाँ पे पढ़ी हुई होती हैं और वो उसके अंदर एडिटर का नाम पढ़ते हैं। और जब वो एडिटर का नाम पढ़ते हैं तो वो होता है स्टीफन स्पेंडर। अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके ना एकदम दिमाग में बात क्लिक करती है कि जो स्टीफन स्पेंडर है वो वही पोएट थे जो उनके जेमिनी स्टूडियोज़ में आए थे। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने अपना कोई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर उनको मिल गया हो, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील होती है स्टीफन स्पेंडर के साथ। तो वो अपनी एनवेलप पे अपना एड्रेस लिखते हैं, और जब वो एड्रेस लिख रहे होते हैं तो वो गाना गा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसी फील ले रहे होते हैं कि उनको अपना कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। और जब इंडियन सिनेमाज़ के अंदर जब कोई बिछड़े हुए भाई मिलते हैं तो जो दोनों भाई होते हैं वो सेम टाइम पे सेम गाना गा रहे होते हैं अलग अलग जगह पे, लाइक मूवीज़ के अंदर जैसे भी होता है। तो वो सोचते हैं कि शायद इस टाइम मैं ये गाना गा रहा हूँ, स्टीफन स्पेंडर भी वहाँ बैठ के वही गाना गा रहे होंगे जैसे फिल्मों के अंदर होता है। तो अब ऐसा टाइम आया जब उनके पास बहुत सारा टाइम था राइटर के पास, पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं थे। तो वो जो भी चीज़ें सस्ती मिलती होती थी, सेल पे मिलती होती थी, तो उसको इमीडिएटली ख़रीद लेते होते थे। तो एक बार ये ब्रांड न्यू बुक्स जो थी वो 50 पैसे पे मिल रही थी, और वो जो है 50th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की। तो उन्होंने 50 पैसे पे करे और उन्होंने एक बुक खरीदी, द गॉड दैट फेल्ड। इस जो बुक के अंदर जो है 6 जो राइटर्स हैं उन्होंने 6 लोगों ने लिखा है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे वो कम्युनिज्म के अंदर गए और फिर वो कैसे उसके अंदर बाहर निकले, उन्होंने क्या क्या उसके अंदर गलत मतलब उन्हें किस चीज़ ने कम्युनिज्म से बाहर निकाला। तो उसमें से एक जो थे स्टीफन स्पेंडर थे। अब जो है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व होती है कि आखिर स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ में क्यों आए थे, बिकॉज जो जेमिनी स्टूडियोज़ था वो एक एंटी कम्युनिस्ट एरिया था। पहले जो MRA थी यानी कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी वो भी एंटी कम्युनिस्ट थी, वो भी जेमिनी स्टूडियोज़ आए। जो स्टीफन स्पेंडर थे वो भी कम्युनिज्म के अंदर जाने के बाद उसमें से बाहर आए और उसके बाद एंटी कम्युनिस्ट बने। तो जो स्टीफन स्पेंडर थे, अब जो राइटर उनको फाइनली समझ आया कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर क्यों आए थे। सो गाइज, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो you know whenever we come up on YouTube.